नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए जिसे आपने बहुत पहले सुना होगा, अब सुर्खियों में फिर से आ गया है। घटनाक्रम क्या है आपको मालूम है? हमने आप लोगों के सामने एक सेशन किया था, जिस सेशन में हमने आपको बताया था कि शिंजो आबे को गोली मार दी गई थी। और यह घटना है आज से 2 महीने पहले की। तारीख थी उस दिन 8 जुलाई। मैंने इसके बारे में आपसे प्रॉपर सेशन किया है। शिंजो आबे कौन है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जापान में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं। भारत और जापान के जो बीच के रिश्ते हैं, या भारत और जापान की जो दोस्ती है, उसके प्रमुख सूत्रधार भी यही कहे जाते हैं। मृत्यु हो गई इनकी 8 जुलाई को। आज क्या थंबनेल देख रहे हैं आप देख रहे हैं शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। अब आपके दिमाग में पहला तो सवाल यहीं से शुरू हो गया होगा, 8 जुलाई को क्या हुआ था, और क्या 8 जुलाई से लेकर 27 सितंबर के बीच में क्या अभी तक भी इनकी डेड बॉडी को रखकर बैठा हुआ है क्या कोई व्यक्ति? जवाब पहले ही जान लीजिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनका पहले ही अंतिम संस्कार हो चुका है। अब सरकार के द्वारा अंतिम संस्कार किया जा रहा है, एक तरह से राजकीय विदाई की जा रही है। या यूं समझ के देखिए कि सरकार अपने द्वारा ये एक प्रकार से इनके प्रति सद्भाव व्यक्त करने के लिए इस काम को कर रही है। ठीक है, जब ऐसा है कि जो व्यक्ति 8 जुलाई को एक्सपायर हुआ, गोली लगी, उसके बाद में जितना उनके परिवारों ने समय लिया, उसके आधार पर उनका 5-7 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो अब जाकर के जो राजकीय संस्कार हो रहा है, इसका विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब सरकार कोई गलत काम कर रही है क्या? आज के सेशन में आप इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे क्यों हैं? भाई अब राजकीय सम्मान है तो क्या केवल मोदी जी पहुंचे हैं क्या? जी नहीं। जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो 193 कंट्रीज के बारे में सुनते हैं, लेकिन जापान के केस में हम लोगों को सुनने को मिल रहा है 217 देशों से प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं राजकीय अंतिम विदाई के अंदर अपने द्वारा शिंजो आबे को वो देने के लिए, क्या कहते हैं उसको, एक तरह से अंतिम सांत्वना देने के लिए, या फिर समझिए कि अपने द्वारा अभिव्यक्ति दिखाने के लिए। आपको याद है कुछ दिनों पहले ही ऐसे ही ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का भी अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें भी दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता पहुंचे थे। इंडिया की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, भारत की राष्ट्रपति। ऐसे ही बाइडेन आए थे अमेरिका से। दुनिया भर के राजनेता एकत्रित हुए थे लंदन के अंदर, यूके के अंदर। आपको मालूम है जितना लोग वहाँ एकत्रित हुए थे ना, उससे भी ज़्यादा लोग जापान में इकट्ठा हो रहे हैं। और एक पता बात अंदर की ये है कि जितना खर्चा राजकीय अंतिम संस्कार में महारानी के आया था, उससे भी ज़्यादा खर्चा इनके अंतिम संस्कार में आने जा रहा है। इसी वजह से इनका विरोध भी हो रहा है। चलिए एक एक करके सारी घटनाओं को न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली घटना, कंट्रोवर्सी ओवर। तो आप यहां पर देख लीजिए कि फॉर्मर जापान के पीएम शिंजो आबे जो हैं, उनके जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उस पर कंट्रोवर्सी क्या उत्पन्न हुई है। शिंजो आबे इतना महंगा, जो कि क्वीन के भी अंतिम संस्कार से महंगा अंतिम संस्कार है, जिसे लेकर के वर्तमान समय में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, शिंजो आबे जो कि 1954 में जन्म लिए थे, 2022 8 जुलाई को इन्हें गोली मार दी गई थी। एक जगह पर ये अपने द्वारा सभा कर रहे थे, तो वहां पर गोली मार दी गई थी, है ना। तो अब जो हो रहा है वो ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री का राजकीय अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको मालूम होगा, ये मैंने फोटो आपको दिखाई थी, इस तरह से ये, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकाल के देख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से खड़े होकर के अपने द्वारा लोगों को संबोधित कर रहे थे उसके अंदर, जापान के अंदर। वहीं पर इनके विचारों से असहमत एक व्यक्ति ने, जो कि फोटोग्राफर के रूप में वहां आया था, उसने इनको गोलियां मार दी, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। हम बताएंगे आपको कि उस व्यक्ति ने गोलियां क्यों मारी, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। उस व्यक्ति का आरोप था, वो पकड़ा गया बाद में, और उसका आरोप था कि शिंजो आबे एक चर्च से संबंध रखते हैं, यानी कि एक चर्च की बातें ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। उस चर्च ने इन जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, इसलिए आम जनता में भी उस चर्च के प्रति गजब की आस्था है। ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी मंदिर है, कोई भी स्थान है, कोई भी बड़ा कोई संत है, जिसके पास अगर कोई बड़ा नेता जा रहा है, तो होता ये कि आम जनता भी उसके पास हो लेती है कि यार इतना बड़ा आदमी यहाँ आता है तो निश्चित ही इसमें कोई बात होगी। तो ऐसे उस चर्च से ये जुड़े हुए थे। तो उस हत्यारे की जो माँ है ना, वो भी उस चर्च के प्रति एकदम पूरी तरह से उसमें थी कि भाई हाँ, चर्च जो कहेगी वो सब सही है। और ऐसी स्थिति में उस महिला ने अपने जीवन में से बहुत सारा धन चर्च को दान कर दिया, इतना धन दान कर दिया कि वो जो मारने वाला था
वो कह रहा था कि इनके दान करने से, मेरी माताजी के दान से हम गरीबी रेखा के नीचे चले गए। परिणाम ये निकला कि मैं उस आदमी को, अब देखो उसने कितना दिमाग लगाया मारने वाले ने, हत्यारे ने कहा शिंजो आबे को मैंने इसलिए मारा क्योंकि ये चर्च को प्रमोट करता था, प्रमोशन के नाम पर, मतलब चर्च के साथ इसके संबंध थे। तो होता ये था कि मेरी माताजी के दिमाग में ये बैठ गया था कि शिंजो आबे जाता है तो वहां पे कोई बड़ी बात होगी। ऐसी स्थिति में बोले इसी को मैंने मार दिया। अब उसको मार दिया तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब आपको क्या लग रहा है कि हत्यारे को पकड़ लिया गया तो उसके इन विचारों को आम जनता ने सुना या नहीं सुना? निश्चित ही सुना। आम जनता ने कहा कि ये बात तो सही है। ना केवल ये, बल्कि इनकी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो उस चर्च के साथ संबंध में हैं, यानी कि उसके साथ आते जाते रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये स्टेट फ्यूनरल करना भी अपने आप में उस प्रक्रिया के माध्यम से इनके खिलाफ है, क्योंकि ये एक प्रकार से उन्हीं तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे जो चर्च की हैं। आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए, नो स्टेट फ्यूनरल फॉर फॉर्मर पीएम आबे, डोंट ग्लोरीफाई ए हिस्टोरिकल रिवर्शनिस्ट। इधर आप देख सकते हैं, आप जापान के द्वारा, लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन विरोध में आप इस तरह से लोगों को सामने आता हुआ देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, 8 जुलाई को गोली मारी थी, 15 जुलाई 2022 को इनके परिवार ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया था, 27 सितंबर 2022 को प्रतीकात्मक रूप से इनकी अब अंतिम विदाई की जा रही है। तो 8 तारीख को रियल में मरे, 15 तारीख को परिवारजनों ने इनका फ्यूनरल कर दिया, यानी कि इनको जो उनकी प्रक्रिया थी जलाने की वो जला दिया, बाकी अस्थियां जो थी दफना दिया, वो सब हो गया। अब सरकार जो है ना वो सारे देश के लोगों को बुला बुला करके यहां पर एकत्रित कर रही है। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपसे क्या कहा, यूएन में जितने देश रजिस्टर्ड हैं उससे भी ज्यादा देश, 217 देश के प्रतिनिधि यहां पर हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस यहां पर पहुंच चुकी हैं। यहां पर 97 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा खुद द्वारा यह ट्वीट दिया गया था और प्रधानमंत्री आज के दिन वहीं हैं। अपन जब से इस समय ये सेशन कर रहे हैं, इस समय वहां लगभग 12:30 से ऊपर का समय हो चुका है। 2 बजे इनका अंतिम संस्कार यानी कि राजकीय अंतिम संस्कार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसी के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी अराइव्स इन जापान टू अटेंड फॉर्मर प्रीमियर आबे स्टेट फ्यूनरल। ठीक है, आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनने लगेगा कि सर क्वीन एलिजाबेथ तो महारानी थी, उनका अंतिम संस्कार समझ में आता है, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों का राजकीय अंतिम संस्कार होता नहीं है क्या, जो लोग विरोध कर रहे हैं? आंसर है नहीं होता। असल में जापान के अंदर राजशाही है, मोनार्की का जो सिस्टम चला आता था, वहां के जो राजघराने हैं उन राजघरानों का अंतिम संस्कार होता था, राजकीय अंतिम संस्कार, जैसे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का हुआ। उसके बाद अंतिम बार 1967 में एक राजनेता का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। बड़ी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आम जनता इसे पैसे की फिजूल खर्च मानती है। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि यहां के लोगों का विजन है कि ये सब चीजें केवल खर्चे की हैं। आप सोचिए, हमारे देश में अगर इस तरह के इवेंट्स को काउंट किया जाए जो राजकीय तौर पर बड़े स्तर पर किए जाते हैं और जनता इतनी अवेयर हो, तो क्या ही नजारे होंगे। इन्होंने केवल और केवल 1967 से लेकर अभी तक किसी भी व्यक्ति का राजकीय सम्मान केवल इस कारण से नहीं किया कि नहीं ये खर्चे हैं, और अभी भी लोग इस कारण से कोर्ट में जा चुके हैं कि ये खर्चा है, इसको खामखा क्यों किया जा रहा है। जापान यूं ही दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल नहीं है, उसके पीछे वहां के लोगों का भी विजन है। आप सोचकर देखिए, इसका विरोध करते करते एक आदमी ने अपने आप को विरोध प्रदर्शन में जला लिया कि नहीं, इस प्रकार से स्टेट फ्यूनरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंत में पैसे की खराबी। हमारे यहाँ पे अगर देश के अंदर, चलिए दुर्घटना तो हर किसी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर किसी ऐसे इवेंट का विरोध हो जाए तो लोग उसे पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ करके और बड़े बड़े नाटक, यहां पर इवन दंगे तक भड़क सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। वहां पर आप देखिए कि लोग जो हैं, सरकार अकेली पड़ गई है जनता को समझाने के लिए। एक न्यूज चैनल ने इनका प्रॉपर तरीके से सर्वे करा कर देखा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 70% लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। जो न्यूज चैनल के द्वारा सर्वे कराया गया, उसमें से 65% लोगों ने कहा कि वो स्टेट फ्यूनरल के खिलाफ हैं। यानी कि एक प्रकार से जो जापान की वर्तमान सरकार है वो इस समय अपने आप को ये समझा नहीं पा रही है कि हमने काम शुरू तो कर दिया, लेकिन जनता इसके विरोध में है, तो हम कैसे इसको पूरा करें। आप इधर देखिए, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट समेत नरेंद्र मोदी जी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, साउथ कोरिया के पीएम जो है वो हाडू सो, ये सारे के सारे बड़े लोग जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होने के लिए पहुंचे हैं। कमला हैरिस भी यहां पर पहुंची है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए।
ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं क्योडो न्यूज करके एक न्यूज चैनल है, उसने 70% लोगों ने मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर 65% लोगों ने यह कहा कि हम स्टेट फ्यूनरल को फिजूल खर्ची मानते हैं। आपको यहां पर खर्च के बारे में आंकड़ा दिख जाएगा। जापान की करेंसी येन है और येन के अंदर अगर हम चर्चा करें तो 1.66 बिलियन येन, लगभग 11.9 मिलियन डॉलर, जो कि अराउंड है 90-97 करोड़ रुपए के, तो इतना करोड़ पैसा इनके यहां पर खर्च हो रहा है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के फ्यूनरल में खर्च हुए धन से कहीं अधिक है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 95 से 97 करोड़, क्योंकि रुपया फिर से गिर गया है ना, तो हम इसके अंदर ये परिवर्तन देख रहे हैं। तो टोक्यो कोर्ट ने हालांकि जो याचिका दायर की थी उस पर इनकार कर दिया है और कहा है कि नहीं, कोई बात नहीं। विरोधियों का कहना है कि सरकार को इस प्रकार के पैसे फिजूल में खर्च करने से बेहतर है कि वो इकोनॉमी सुधारने पर फोकस करें। और सरकार का कहना है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में जब विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे तो उनकी सुरक्षा के अंदर पैसे तो खर्च होंगे ही। दोनों लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। सरकार बैकफुट पे क्यों है, इसके पीछे का बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये, हालांकि काम तो करवा रहे हैं, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तो हो रहा है, लेकिन सरकार की कुछ नीतियां ऐसी रही हैं जिनके ऊपर हमने पहले भी सेशन किया है। जापान ने हाल ही में अपने यंग लोगों से कहा है कि वो ज्यादा मात्रा में शराब पिएं। आप पूछेंगे कि क्या बात कर रहे हो, शराब पीने के लिए कहा गया है। अलग अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया है जो कहता है कि खेतों में ज्यादा जाके यूरिनेट करें, यानी टॉयलेट ज्यादा करें ताकि कि हमको फर्टिलाइजर मिल जाए। यहां की सरकार कह रही है कि साहब ज्यादा मात्रा में शराब पिए। बोले इसका मतलब क्यों है? बोले आज की यंग पॉपुलेशन शराब नहीं पी रही है। शराब नहीं पी रही है, इस वजह से हमारी शराब बिक नहीं रही है। शराब नहीं बिकने से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप सोचिए कितना अजीबोगरीब तरीका। अभी रिसेंट की न्यूज है, ये 18 अगस्त की। हमने शायद सेशन या तो किया है या मैंने इसको सेलेक्ट किया था पर किया नहीं अंत तक। कहने का अर्थ यह है कि सरकार ने हाल ही में यंगस्टर्स को प्रमोट किया है कि तुम यार शराब पियो, ताकि तुम शराब पियोगे तो उससे जो टैक्सेस प्राप्त होंगे उससे राजस्व के अंदर वृद्धि होगी। आप इधर देख सकते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है ना, मतलब पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी तो क्राइसिस में चली रही है। हर जगह हर देश का जो मतलब मुद्रा है वो कमजोर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में येन यानी कि जापान की जो मुद्रा है वो भी 24 साल के अपने निम्नतम स्तर पर है, यानी कि एक प्रकार से ये काफी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल बनता है कि जापान किस चीज से निपटना चाहता है। राजकीय सम्मान तो ठीक है, लेकिन जो देश के अंदर विरोध हो रहा है खर्चों के चलते, महंगाई के चलते, उनसे कैसे निपटेगा। अब सवाल यह है कि क्या राजा रानी आने वाले हैं इस अंतिम संस्कार में? आंसर है जी नहीं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। कौन सी चर्च थी जिसको लेकर के यह विरोध शुरू हुआ था? तो फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन नाम से एक चर्च थी, जिसे यूनिफिकेशन चर्च के नाम से जाना जाता है। जो मारने वाला व्यक्ति था ना, उसका नाम था यामागामी। उस व्यक्ति ने जिसने अटैक किया था शिंजो आबे पे, उसने आरोप यही लगाया था। आरोप क्या था? कि उसका आरोप था कि फॉर्मर पीएम जो है ना वो इस रिलीजियस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते उसकी मां ने इतना पैसा डोनेट कर दिया जिसकी वजह से उसकी जो खुद की फैमिली है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। ऐसी स्थिति में और भी जो जानकारी निकल कर आई वो ये है कि इनकी पार्टी के जितने भी अधिक नेता हैं, वो अधिकांश नेता यानी 379 में से 179 नेता ऐसे हैं जो इस चर्च से बिलोंग करते हैं, जो लोगों में गलत धारणा बैठाता है कि भाई पार्टी जो है, मतलब जो पार्टी के नेता इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक जगहों पर जाते हैं तो लोगों को भी जाना चाहिए। इस प्रकार से जो बड़ी मात्रा में लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। आखिरी बार जब अंतिम संस्कार किया गया था राजकीय सम्मान से, टेक्निकली वो अंतिम संस्कार हुआ था 1943 में। आपको मालूम होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चल रहा था तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसे पर्ल हार्बर की घटना कहते हैं। अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था जिसके ऊपर जापानियों ने अटैक कर दिया था। ये काफी बड़ी घटना मानी जाती है। कहते हैं कि उसी दिन के बाद से अमेरिका ने मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्री करने का सोचा था, और वही कारण था कि उसने जापान के ऊपर जाकर के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। क्योंकि अमेरिका के नेवल बेस पर जापान के जिस व्यक्ति ने अटैक किया था उस व्यक्ति का नाम था इरोसोकु यामामोटो। इस व्यक्ति ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। इसका ही अंतिम बार वो राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, तो अभी एक प्रकार से ये हीरो है या विलन ये तो आप जानते हैं, क्योंकि इसके अटैक की वजह से पर्ल हार्बर पर इसका अटैक हुआ। अटैक की वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। परिणाम ये निकला कि जापान के ऊपर परमाणु बम गिरे, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। हालांकि फिर भी इसका राजकीय अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं इसके बाद में 1967 में एक व्यक्ति और था जो बड़ा राजनेता था, उनका भी अंतिम संस्कार किया गया था। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया गया। तो इरोसोकु यामामोटो जो कि जापानी मार्शल एडमिरल कहे जाते थे, उनका अंतिम संस्कार की जो घटना है, पर्ल हार्बर की घटना, कभी आपसे विस्तार में कभी चर्चा के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो विवाद क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चूंकि बड़ी मात्रा के
के अंदर यहाँ पर राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ठीक है। अब आप पूछेंगे अंतिम संस्कार में वास्तविकता में इनके यहाँ होता कैसे है सर? भाई जैसे हर जगह का अपना अपना नियम है, कुछ जगह पर व्यक्ति को दफनाया जाता है, कुछ जगह जलाया जाता है। इनके यहाँ दोनों प्रकार की प्रक्रिया शामिल है। मतलब पहले तो जलाया जाता है और जलाने के बाद में उस व्यक्ति को जो बची हुई हड्डियां रह जाती हैं, जो जल नहीं पाती हैं, उन्हें जमीन के अंदर दफनाया जाता है। यानी कि 2 स्टेप प्रोसेस है जापान के अंदर। अच्छा, एक चीज और है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ भी जब अंतिम संस्कार होता है तो जो हड्डियां नहीं मतलब जलती हैं उन्हें चुन करके नदी में बहाया जाता है, ऐसे इनके यहाँ पर उसे दफनाने की प्रक्रिया है। चुनते समय हम लोग अपने हाथों से चुन करके फिर मिट्टी को झाड़ करके लेके आते हैं, राख को झाड़ करके। इनके यहाँ पर ये है, जापानी लोग जो नूडल्स खाते हैं वो चॉपस्टिक्स से खाते हैं, फिंगर उंगलियों को लगा करके स्टिक्स के साथ में यूँ खाया जाता है। चॉपस्टिक भोजन करने के काम आती हैं। ऐसे ही जब हड्डियां बीनने की बारी आती है तो 2 लोग अलग अलग चॉपस्टिक पकड़ के हड्डी उठाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एक हाथ से किसी एक ने स्टिक पकड़ी हुई है, दूसरे ने दूसरे हाथ से स्टिक पकड़ी हुई है, दोनों मिलाकर के अगर कोई भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे अपशगुन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया हड्डी बीनने के काम में ली जाती है। सब जगह की अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं, तो ये मैंने आपके सामने रखने की बात करी। हड्डियों का दफन यहाँ पर किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी शिंजो आबे का सियासी सफर मैंने कई बार कवर किया है, फिर भी जान लीजिए। 1993 में ये पहली बार सांसद बने थे। इनके दादा जो थे ना वो पीएम हुआ करते थे जापान के कभी। 2006 में 52 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 2020 में इन्होंने स्वतः ही अपनी बीमारियों के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यह घटना उस दिन बहुत ज्यादा चर्चा में आई, जिस दिन इनको किसी एक इनके जानने वाले मतलब दुश्मन ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इन जनरल इन दिनों 30 तारीख तक। लेकिन एसएससी कैटेगरी में यह 30% ऑफ तक जा रहा है। आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पेड कोर्सेज में मिलती हैं। मात्र 5399 रुपए के अंदर आप जाकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी जाइए, गेट द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।